गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी में पुरजोर कोशिश से लगे होंगे, क्योंकि अभी ही समय है दोस्तों। यदि एक महीना आप लोग लग गए तो अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। चलिए, आज मॉडल सेट जो झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है, उसका मैं ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आया हूँ। सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान, जैसा कि आपको पता है 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है ये। तो पैटर्न के बारे में पहले भी बता चुका हूँ और मैं फिर अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि कुल प्रश्नों की संख्या 52 है, जिसमें से 1 से 30 प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे और 31 से 38 प्रश्न 2 अंक के होंगे। पर करना कितना है? 6 प्रश्न। आगे है 36 से 39 से 46 तक 6 प्रश्न के उत्तर करने और 3 अंक निर्धारित है। और 47 से 52 तक 4 प्रश्न करने हैं और जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और यार तो लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, थोड़ा कमेंट में लिखा करो कैसा वीडियो लग रहा है और किस सब्जेक्ट पर तो लोग को वीडियो चाहिए, कुछ बताया करो, उसके हिसाब से हम आगे काम कर सकेंगे। बाकी चलो आज का सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? देखिए, जैव संसाधन जिसमें जान होती है, तो जैव संसाधन का सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? मनुष्य। सबसे बड़ा उदाहरण मनुष्य। देखिए, इससे रिलेटेड चीज़ों को मैं बताता चलूँगा और आप लोग हो सके उसको नोट डाउन करें या फिर रिकॉल कर सकते हैं, या फिर वीडियो को बार बार देख करके भी रिकॉल कर सकते हैं। तो जैव संसाधन क्या होते हैं? जिसमें सिंपल भाषा में समझिए, जिसमें जान होते हैं, जैव संसाधन होते हैं। जैसे पेड़ पौधा मनुष्य सब क्या हो जाएंगे? जैव संसाधन होंगे। अजैव संसाधन जिसमें जान नहीं होते, जैसे कोयला, अभ्रक, ये सब लौह अयस्क, ये सब क्या हो जाएंगे? अजैव संसाधन हो जाएंगे। आगे, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों को समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? देखिए, प्रश्नों को समझिए, प्रश्न क्या डिमांड है उसके हिसाब से पहले सोचिए। मानव की जीवन की गुणवत्ता सुधारने और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों में समाज में कैसा बंटवारा चाहिए? अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, या न्याय संगत? तो देखिए, 3 क्वेश्चन ऐसे एलिमिनेट आप लोग कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? न्याय संगत। आगे है, निकोबारी कबूतर किस जनजाति या किस जातियों के श्रेणी में आते हैं? तो स्थानीय जाति। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, नदी, एक साइड आपका नदी दिया हुआ है और एक साइड परियोजना दिया हुआ है। एक साइड नदी और एक साइड परियोजना दिया हुआ है, और इसमें हम बार बार जो आप लोग को जिक्र करते हैं कि इसमें अंडरलाइन कीजिए, सुमेलित नहीं है। ऐसा नहीं महानदी पर हीरा कुंड मारे और आगे बढ़ गए। आगे देखिए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना आप इसमें देख सकते हैं, पता नहीं, इल्तुतमिश, हौज खास, टांका, भूमिगत जल, महानदी, हीरा कुंड बांध। ये जो भाखड़ा नंगल परियोजना है दोस्तों, ये सतलज नदी पर है। आप लोग लिख लीजिए, सतलज नदी पर है, ना कि गंगा नदी पर है। रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? देखिए, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, उपयोग सभी। देखिए, रबी फसल, रबी को याद रखिएगा, गेहूं, चना, ये सब क्या है? रबी फसल है। जबकि चावल क्या हो जाएंगे? आपके खरीफ फसल हो जाएंगे। अब देखिए, इसको याद कैसे करना है। गेहूं, चना मैंने 2 अक्षर बताए और रबी भी 2 अक्षर का है। खरीफ, खरीफ 3 अक्षर के हैं और चावल भी 3 अक्षर के हैं। तो ऐसे आप कोऑर्डिनेट करके कर सकते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं कि बरसात के समय में क्या चावल उगाया जाता है, और जस्ट बरसात के बाद क्या होगा, कुछ मौसम के बाद जब गेहूं की, चावल की कटाई हो जाती है, धान की कटाई हो जाती है, तो ये शीत ऋतु में जनरली क्या होते हैं, गेहूं को बोया जाता है, और मार्च के महीना यानी ग्रीष्म ऋतु में इसको क्या किए जाते हैं? काट लिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ पाए होंगे। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? देखिए, तो चाय जो है ये आपका हो जाएंगे रोपण कृषि। देखिए, जीवन निर्वाह कृषि क्या होते हैं? जो
अपने जीवन के चलाने के लिए कृषि को उपजाया जाए। प्रारंभिक कृषि, झूम कृषि क्या होते हैं? जो एक जगह से जलाएं, जंगल को काटे जलाएं और उसके बाद फिर दूसरे जगह जा कर के फिर से वही जंगल को काटे जलाएं और खेती की ओर कुछ आगे बढ़ते चले। झूम खेती पर सब्जेक्टिव में भी प्रश्न आएंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखिए, नोवा मुंडी और गुआ ये आपके लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं, लौह अयस्क के खदान के लिए। जबकि कोयला के लिए क्या है आपका? धनबाद झरिया, धनबाद झरिया ये दिया हुआ है दोस्तों और पूछा भी गया है। अभ्रक के लिए आपका कोडरमा, कोडरमा। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है? देखिए, परिवहन मतलब क्या होता है? एक किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर के जाना परिवहन कहलाता है। तो पाइपलाइन के द्वारा, तो देखिए पानी को भी हम लोग पाइपलाइन से भेज सकते हैं, कच्चा तेल को और पेट्रोलियम उत्पाद को भी भेज सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं संविधान में के किस अनुसूची में? देखिए 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, तो ये किस भाग में है? तो 8वीं अनुसूची, इसको याद रखेंगे 8वीं अनुसूची। आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को हल्के से छोड़ देंगे तो ये कोई काम के नहीं होगा। या तो आप देखें ही ना, या फिर देखें तो इसको पूरा देखिए। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? देखिए स्थानीय शासन व्यवस्था में कहा गया है तो 1/3। कई ऐसे राज्य हैं जो 50% आपको दे चुके हैं, जैसे बिहार, ऐसे राज्य हैं जो स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं की 50% आरक्षण दे के रखे हैं। पर जनरली जो संविधान में वर्णन किया गया है वो 1/3 का वर्णन किया गया, यानी कि 33%। यदि परसेंट में क्वेश्चन पूछे तो 33% स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं को के लिए आरक्षित किया गया है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो ऑप्शन है 1968 से 1974, 1954 से 1968, तीसरा ऑप्शन है 1974 से 1980 और चौथा ऑप्शन है आपका 1980 से 1988। तो ये याद रखिएगा 1954 से 1968। राज्यों, भारत के राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? भारत के जितने भी राज्य हैं विधानसभा, देखिए 3 प्रकार के होते हैं, एक विधानसभा, एक लोकसभा होगा और एक स्थानीय, जो स्थानीय के बारे में जिक्र कर चुके। तो देखिए इसमें कोई ऐसा टारगेट फिक्स नहीं किया गया है कि इतना % आरक्षण दिया जाएगा। पर हाँ, इस बार मोदी जी ऐसा लाए हैं कि वो 30% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, तो वो आप लोग से नहीं पूछा जा रहा है। तो कितना फीसदी अनुमानता है? तो ये 5% है। अब जो होंगे नए जो चुनाव होंगे उसमें क्या किया गया है, 30% महिलाओं को आरक्षण दे दिया जा चुका है। तो अब जो आएंगे वो 30% महिलाओं आप लोग को देखने के मिलेंगे। जिस तरह से अभी आप वार्ड पार्षद के चुनाव में महिलाओं को देखते होंगे आगे, कि महिला आगे हैं, उनके पीछे पुरुष काम कर रहे हैं, उसी तरह से विधायिका में भी देखने को मिलेगा कि 30% महिला विधायक और MP चुन करके आ रहे हैं। इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? द्विदलीय क्या होता है? जिसमें 2 दल हो। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, तो इसका आंसर आप भारत नहीं करेंगे। भारत बहुदलीय है, चीन एक दलीय है, अमेरिका इसमें द्विदलीय है। कंजर्वेटिव पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी, यही 2 पार्टी हैं वहाँ। तो अमेरिका में, तो भारत से याद क्या रखना है कि बहुदलीय व्यवस्था है, 2 दलीय नहीं। यहाँ पे बहुत सारे दल हैं। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 2008 को नेपाल में राजतंत्र पूरी तरह से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब वहाँ पे लोकतंत्र की बहाली हो चुकी है। बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ, निजीकरण क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेट कर देना। आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया? तो इसका आंसर याद रखिएगा FEDCOR, फीडीकोर। आगे है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण कौन सा हो सकता है? तो
पहला ऑप्शन देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही किरण। देखिए शिशु मृत्यु दर, शिशु सार्वजनिक से क्या लेना देना, उसको यदि चावल मिल भी रहा है तो शिशु की मृत्यु दर से कोई खास संबंध नहीं होना चाहिए। उत्तम परिवहन व्यवस्था, परिवहन से क्या ही लेना देना है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं को पर्याप्त उपलब्ध। देखिए स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाएं, यदि किसी बच्चे को 2 साल का ही है, उसको निमोनिया होता है, यदि उसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहेंगे तो वो बच्चे जल्दी स्वस्थ होंगे। तो इसीलिए क्या है कि स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं पर्याप्त उपलब्ध होना चाहिए। तो ये केरल में बहुत अच्छी तरह से लागू किया गया है। और चौथा ऑप्शन देखिएगा, प्रति व्यक्ति है। देखिए क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखिए कि इसमें से क्या नहीं हो सकता है। वहाँ क्या है कि आप 30 में से 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न आप ऐसे ही कर जाएंगे कि ये तो आंसर नहीं ही होगा। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। अब यहाँ पे 2 टर्म आता है, एक संगठित आता है और एक असंगठित आता है। देखिए इसका आप सब्जेक्टिव में जाइएगा तो संगठित और असंगठित के बारे में पूछा भी है, 5 नंबर के लिए आपका पूछा है, तो चीज़ों को समझिए। तो संगठित क्या है, जिनमें काम के अधिकार, घंटे के कितना घंटा काम करना है, ये सब फिक्स हो। और असंगठित सीधा समझिए ना, संगठित सरकारी और असंगठित प्राइवेट। तो इसमें क्या निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। तो कृषि मजदूर ये कोई नियोजित नहीं होते और संगठित क्षेत्र तो है ही नहीं। इसके बाद देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी के अस्थायी कर्मचारी, देखिए यहाँ अस्थायी लगा हुआ है यानी कि परमानेंट, इनको निकाला नहीं जा सकता है। तो ये यहाँ का आंसर बी हो जाएगा। और भी ऑप्शन के ऊपर देख लें हम लोग, तो लघु उद्योग के श्रमिक, देखिए फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनको कभी भी निकाला, कबाड़ी वाला का कहाँ ही रहता है यार, बेचारा को मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जय सिया राम। आगे चलते हैं। रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न से कौन से उपाय किए जाते हैं। देखिए अब यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है कि रोजगार के अधिक अवसर कैसे उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो देखिए सिंचाई की वृद्धि करके, विद्यालय में अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई। देखिए खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, जैसे कृषि के पास गेहूं हुआ, उस गेहूं को क्या किया, वो आटा बनाया, आटा से क्या रोटी बना दिया, मतलब ब्रेड बना दिया, तो ये खाद्य प्रसंस्करण इकाई हो गया। उसी तरह से चावल को देखिएगा, या फिर अन्य दाल वगैरह हो गए, तो इस सब के जो फैक्ट्रियां लगाई जा रही है उससे भी क्या होंगे, रोजगार उत्पन्न होंगे। विद्यालय अस्पताल बनेंगे, वहाँ भी रोजगार होंगे। मान के चलिए विद्यालय बनते हैं तो शिक्षक, कर्मचारी ये सब आते हैं, अस्पताल बनते हैं तो नर्स, डॉक्टर और भी सफाई कर्मी। तो ये सब क्या करेंगे, रोजगार के अवसर को वृद्धि करेंगे। सिंचाई की सुविधा होगी तो कृषि लोग को फायदा होगा। अधिकांश लोग जो बाहर कमाने जाते हैं, यदि सिंचाई की सुविधा हो गई तो कृषि में ही काम करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। करेंसी नोट, तो याद रखिएगा मात्र और मात्र एक ही संस्थान है, वो कौन सा हो सकता है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए वित्त मंत्री क्या करते हैं, इनको नोट से कुछ लेना देना नहीं है, इनका नियम बनाना है। जबकि 1 रुपया के नोट पर भारतीय किनका साइन होता है, अब वित्त सचिव, वित्त मंत्री नहीं, वित्त सचिव का साइन होता है दोस्तों। बाकी जितने नोट होते हैं वो आरबीआई गवर्नर। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है ये आप लोग बताइएगा। आगे देखिएगा, राम और श्याम, क्वेश्चन को अच्छा समझिए। राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से 20,000 रुपया कर्ज लिया। राम इतना प्रति माह की दर से व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने कर्ज बैंक से लिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ें क्या है कि 1.5 ब्याज दर ये प्रति माह, यानी कि इसको 12 महीना में गुना कीजिएगा तो ये 18% इंटरेस्ट हो जाता है। और जबकि ये 8% जो ब्याज है ये क्या है, ये वार्षिक है, प्रति वर्ष है, यानी कि महीना में साल में 8%, और वो आपको महीना में 1.5%, यानी कि साल का 18%। तो देखिए कौन सबसे ज़्यादा, राम और श्याम 2 छोटे किसान जिन्होंने अलग स्रोत से 20,000 कर लिए, राम 1.5%, तो ये राम का जो है ये ज़्यादा पैसा देना होगा, जबकि वो कम पैसा देना होगा। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। उपयुक्त आधार पर निम्न से कौन सा कथन सत्य है। राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। देखिए राम ने सही किया, कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, पर इंटरेस्ट तो उसको ज़्यादा लग रहा है, उसको 18% लग रहा है, 8%। श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ा।
देखिए ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि श्याम क्या किया, कर्ज बैंक से लिया है, तो ये तो नहीं होगा, बी आपका नहीं होगा। सी राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, ये बिल्कुल सही है। श्याम बेहतर है क्योंकि उससे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, क्योंकि उससे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो ये राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ब्याज ज़्यादा दे रहा है ना दोस्तों, 18% दे रहा है और वो कहाँ 8% दे रहा है, तो इसका आंसर सी। आगे है, भारत सरकार ने, देखिए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किए, तो ये अक्टूबर 2005 में लागू कर दिए गए। एक होता है पारित कब किए गए, तो पारित 5 जून को याद रखिएगा, 5 जून 2005 को। तो ये दो को लिख लीजिए, पारित 5 जून 2005 को, और लागू कब कर दिया गया, तो अक्टूबर 2005 में। आगे है, सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये आपका क्या कहलाएगी, उदारीकरण। देखिए लिबराइजेशन 1991 में आया था, इसको याद रखिएगा। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, जिसको पीवीटी कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन, लाया गया। तो ये इसीलिए लाया गया था कि देखिए भारत सरकार पहले बहुत सारे वस्तुओं पर क्या किए, टैक्स लगा के रखी थी, मतलब ये बाहरी विदेशियों कंपनियों को भारत में नहीं आने देती थी। ये सब प्रतिबंध को हटाना है, क्या कहलाया, उदारीकरण कहलाया। अंसर्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे, ये आपको रटना है, इसमें कुछ समझने की चीज़ें हैं ही नहीं, तो फ्रांसीसी इसका आंसर कर लीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो इसका आंसर क्या है, 1789 में। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे, यंग इटली के संस्थापक कौन थे, जोसेफ मैत्सिनी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो जनवरी 1915। डेट याद रखिएगा, 9 जनवरी। इसी दिन को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। ये चीज को आप प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और किसके मध्य हुआ था, महात्मा गांधी। देखिए पूना पैक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, भीमराव अंबेडकर जो थे, ये अपने समाज के प्रति, या कह सकते हैं कि जो पिछड़े वर्ग थे, जिनको अनुसूचित जाति के लिए काम करते थे, तो इलेक्शन को लेकर के, सीट के बंटवारे को लेकर के इन लोग के बीच मतभेद हुआ था। तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच, डेट याद रखिएगा, 1932 में हुआ है। आगे 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में तेजी से फैली, तो इसका आंसर अफ्रीका। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रिंडर पेस्ट किसके, मतलब जो फैला था वो किसके कारण से फैला था। निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में थे। देखिए जब विश्व युद्ध हुआ, दो विश्व युद्ध हुआ, उसमें दो धुरी बटे हुए थे, एक मित्र राष्ट्र था और एक धुरी राष्ट्र था। पूछा है मित्र राष्ट्र के पाले में कौन से देश थे, तो ब्रिटेन। सिंपनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी, तो इसका आंसर है जेम्स हारग्रीव्ज के द्वारा। देखिए दोस्तों, मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग इससे रिलेटेड पॉइंट को भी नोट कीजिए और वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव तो समझिए क्लियर ही हो जाएगा। मैं इससे रिलेटेड और भी ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा आप लोग के सामने, और आप आगे देखिए, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं शाम तक इसका वीडियो सब्जेक्टिव को प्रोवाइड करा दूंगा। इसीलिए आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मान के चलिए हम देते हैं और उसका भी एग्ज़ाम है, 1 महीना बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो कोई काम का तो है नहीं, इसीलिए आप नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर ले। बाकी आप मैं क्लास लेकर आऊँगा। बाकी धन्यवाद।